नमस्कार मित्रों, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं प्रदीप मिस्टर 360 अपने इस चैनल के माध्यम से आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो तीसरा यूनिट है यानी मगध के उत्कर्ष टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे और कैसे ये द्वितीय नगरीय क्रांति के स्वरूप के मानदंड को पूरा करते हुए दिखाई देती है। तो इन सारे बिंदुओं को मैं विस्तार से इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। देखिए, जब आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि ऋग वैदिक काल से ही जो राजनीतिक संगठन था या राजनीतिक प्रशासन था उसमें फेरबदल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें ऋग्वेद में जन का जिक्र मिलता है। जन के जो प्रमुख होता था उसको हम जनस्य कोपा या राजन कहते थे, यानी राजा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता था और ये एक कबीलाई व्यवस्था के द्वारा चुना जाता था। क्योंकि हम जब ऋग्वैदिक आर्यों के संस्था की चर्चा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इनका जो संगठन था वो कबीलाई आधार पर था, चाहे वो सैनिक संगठन रहा हो चाहे सामाजिक संगठन रहा हो, वो पूरे कबीलों में अलग अलग संगठन के तौर पर विस्तृत था। और ऋग्वैदिक काल में राजा को निर्वाचन प्रणाली थी जिसके तहत उसको चुना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हम सबसे पहले देखते हैं कि राजा का जो पद था वो आनुवंशिक हो गया था। लेकिन इसी दरमियान उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत जन का बड़ा समुच्चय यानी जन से जनपद बन गया। जनपद एक बड़ा समुच्चय था और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लेता है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें दिखाई देता है। जिसके तहत हम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के माध्यम से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 20 की जानकारी देखता है, जिसमें 14 राजतंत्रात्मक महाजनपद थे और 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। जिसके तहत महाजनपद की प्रणाली शुरू होती है, जिसमें जो जन था फिर जनपद बना फिर महाजनपद, फिर इसके बाद वो साम्राज्य के तौर पर विकसित होता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बड़े आकार लेते हुए दिखाई देती है, जहां पर हम देखते हैं कि जब 16 महाजनपद दिखाई देता है तो उसमें आपस में बहुत बड़े स्तर पर टकराव की स्थिति थी, लगातार संघर्ष हो रहा था। तो इस संघर्ष में जिस साम्राज्य ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाया उस महाजनपद का नाम था मगध। और मगध के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उसके कुछ कारक हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत मायने रखती है। किसी भी साम्राज्य के उत्कर्ष में कुछ प्रमुख कारक होते हैं, तो उसी तरह मगध के उत्कर्ष के भी कुछ कारक में हमने देखा कि उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत मायने रखती है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में, जिसमें पहला तो भौगोलिक स्थिति की चर्चा की गई है कि उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। मतलब जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी पहले गिरिब्रज थी, जो शुरुआती राजधानी थी। इसके बाद उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। तो हम मैप में देखते हैं कि मगध साम्राज्य 4-5 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, साथ ही साथ वो गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा हुआ है, जिससे उसकी जो साम्राज्यिक सुरक्षा है वो दोनों तरफ से हो रही है। पहले तरफ तो पहाड़ियों से बहुत बड़ी सुरक्षा हो रही है कि उस पर अटैक करना मुश्किल हो जा रहा है, दूसरा नदियों के मार्ग से भी अटैक करना मुश्किल हो जा रहा है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण के पैमाने पर भी मगध एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर, एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर दिखाई देता है। और ये दोनों घटक बहुत बड़े कारक के तौर पर दिखाई देते हैं। जो भौगोलिक व्यवस्था थी उसने मगध को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ मगध के जो अन्य घटक के तौर पर हम पता करते हैं तो लौह, अयस्क और तांबा की प्रचुरता।
जिसके बारे में इतिहासकार डी कौसाम्बी ने लिखा है कि मगध के उत्कर्ष का जो सबसे बड़ा कारण है वो लौह अयस्क की प्रचुरता और साथ ही साथ तांबा की जो खदानें थी, इसने भी बड़े पैमाने पर नगरीय क्रांति को बल दिया। हम सबसे पहले जो लोहे का साक्ष्य है वो 1000 BC के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरजी खेड़ा से साक्ष्य प्राप्त होते हुए देखते हैं। सबसे पहले यहीं से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोहे का जब आविष्कार हो जाता है तो इससे क्या हुआ कि जो हथियार है वो बड़े पैमाने पर बनने शुरू हो गए और युद्धक सामग्री के तौर पर जो लौह हथियार थे उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मगध के उत्कर्ष में आप देख रहे हैं कि लौह प्रचुर मात्रा में और किसी साम्राज्य के साथ या महाजनपद के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू साबित हो रहा है मगध के उत्कर्ष में, क्योंकि लोहे की प्रचुरता ने उसको और बड़े पैमाने पर विकसित भी किया। और हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़ी घटना ये भी होती है कि जब लोहे का आविष्कार हो जाता है तो उससे जो जुताई थी, मतलब खेतों की जो जुताई थी वो और गहरी होने लगी, जिससे उत्पादन अधिशेष में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। ये भी नगरीकरण का बहुत बड़ा पैमाना दिखाई देता है, जिसके बारे में राम शर्मा भी कहते हैं कि जब गहरी जुताई संभव हुई तो इससे क्या हुआ कि जो कृषि अधिशेष है उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और मगध के उत्कर्ष का भी बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ द्वितीय नगरीय क्रांति के दृष्टिकोण से भी ये अहम फैक्टर माना जाता है कि इसने ये तय किया कि अब मगध अन्य साम्राज्यों की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। तो डी कौसाम्बी और रामसर शर्मा का जो मत है वो स्पष्ट है कि नगरीय क्रांति को बढ़ावा देता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा सैनिक संगठन भी बहुत मायने रखता है। मगध साम्राज्य के उदय में उसके सैनिक संगठन का बहुत रोल है, जिसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है तो उसमें आप देखते हैं कि गज सेना का जब हर एक वंश स्थापित होता है तो सबसे पहले भारत के इतिहास में सेना में हाथियों का इस्तेमाल हुआ। इसलिए किया गया कि जो दलदली भूमि थी वहां पर घोड़ों का इस्तेमाल नहीं हो पाता था। साथ ही साथ अभी घोड़े उतने बड़े पैमाने पर तो थे, लेकिन दलदली भूमि के लिए बड़ा मुश्किल था और सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ उनकी विशाल जल और थल दोनों सेना थी। और हम देखते हैं कि अजात शत्रु ने सैनिक टेक्नोलॉजी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। जब उसी के दौर में सबसे पहले हमें रथ मसूल और महाशिला कंटक जैसे युद्धक प्रक्षेपास्त्रों की खोज हुई थी। एक ऐसे हथियार इजाद उसने किए थे जिसने युद्ध भूमि में एक निर्णायक भूमिका तय की। आप जब भी भारत के सैनिक टेक्नोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे, सैनिक तकनीक का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पहले नंबर पर मगध साम्राज्य में स्पेशली हर एक वंश का जिक्र होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये हथियार बड़े पैमाने पर यहीं पर देखने को मिला है जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर था, जिसमें महाशिला कंटक का नाम जिक्र होता है, रथ मसूल का जिक्र होता है जिसने बड़े पैमाने भूमिका अदा की थी और युद्धों में बड़ा विजय दिलाया। फिर बाद में आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर तोप बंदूक का भी भारत में सृजन होता है जिसने नई इबारत लिखी थी। तो ऐसे दरमियान इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। साथ ही साथ जो लोहे का आविष्कार हुआ था इससे बड़े पैमाने पर रथ वगैरह बनने शुरू हो गए। तो रथ युद्ध प्रणाली भी बड़े पैमाने पर सृजित हुई और साथ ही साथ नए नए जो हथियार है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं, जिससे मगध को बड़ा बल मिला कि वो आगे बढ़ सके अन्य साम्राज्यों के। और साथ ही साथ स्वतंत्र सामाजिक वातावरण ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए जब भी हम वैदिक कालीन व्यवस्था पढ़ते हैं तो वो कर्मकांडी व्यवस्था थी, जहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान दिए जाते थे, बलि होती थी और ब्राह्मण वर्ग का बहुत बड़े स्तर पर प्रभुत्व था। लेकिन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष ने ये सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि दो नए क्रांतिकारी धर्मों का आविर्भाव होता है, जिसमें पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन
दिखाई देता है, जिसने ब्राह्मणवादी, कर्मकांड, वेदवाद, पुरोहितवाद, इन सारी पाखंडी व्यवस्था को तोड़ दिया और एक नए सिरे से समाज का निर्माण किया। तो इसने भी जो सामाजिक विद्वेष था, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो विद्वेष की, वैमनस्य की जो भावना थी, उसको खत्म किया। और इसने भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया कि मगध के उत्कर्ष के कारण में, क्योंकि जब समाज में विद्वेष की व्यवस्था खत्म हो जाती है, सामाजिक रूढ़ियां, बंधन खत्म हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि नए परिवेश का निर्माण होता है और लोग स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं। तो जो स्वतंत्र सामाजिक परिवेश था, इससे बहुत बड़ा रोल अदा किया। वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी, जिसमें हम देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको द्विज कहा जाता था, इन्हीं को इस शिक्षा का अधिकार मिला था। शूद्रों को अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शूद्र भी दो प्रकार के थे, एक निर्वसित शूद्र और एक अनिर्वसित शूद्र, यानी जो नगर के बाहर रहते थे और एक नगर में रहने वाले थे। तो ऐसी स्थिति बड़ी खतरनाक थी, जिसने समाज में बहुत बड़े स्तर पर खाई पैदा की थी। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म के उदय ने ये साबित कर दिया कि उस व्यवस्था को, यानी कर्मकांडी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है, और किया। इसीलिए बुद्ध का प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इस धार्मिक क्रांति ने एक हलचल पैदा कर दी थी, और आज भी वो बड़े महानायक के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये स्वतंत्र सामाजिक स्थिति थी, इसने जो तमाम विषमता की स्थिति थी उसको ध्वस्त किया। ये भी बड़ा फैक्टर दिखाई देता है। साथ ही साथ शासक वर्ग की भूमिका। देखिए, जब भी आप मगध के उत्कर्ष कार्ड पढ़ते हैं तो उसमें एक जो शासकों की श्रृंखला दिखाई देती है, वो बड़े पैमाने पर इसको आगे बढ़ाने का काम करती है। पहला जो राजवंश है वो हड़प्पन राजवंश है, जिसमें आप देखते हैं कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे बड़े शासक दिखाई देते हैं, जिसने पाटलिपुत्र को अपना केंद्र बनाकर, उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना केंद्र बनाकर साम्राज्य किया था। इधर बिंबिसार और अजातशत्रु ने गिरिब्रज को अपना केंद्र बनाया था, या राजगिरी जिसको हम कहते हैं। तो एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि इसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शासक की जो श्रृंखला है, इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पन वंश के बाद शिशुनाग वंश दिखाई देता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, जिसमें महापद्मन जैसा शक्तिशाली शासक दिखाई देता है, जिसमें एक राज सर्व क्षत्रांतक जैसे बड़े बड़े खिलाफ भाड़ किए और बड़े पैमाने पर साम्राज्यों को ध्वस्त किया और एक उत्कृष्ट सफलता हासिल की। फिर इसके बाद मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम देखते हैं कि नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य का आविर्भाव होता है, जहां पर पाटलिपुत्र प्रमुख राजधानी के तौर पर विकसित होती है। फिर इसके बाद भी मगध साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। तो पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मगध साम्राज्य था, इसने बहुत लंबे समय तक शासन किया और साथ ही साथ एक योग्य शासकों की श्रृंखला पैदा कर दी थी, जिससे शासन में अस्थायित्व की भावना है। तो कुल मिलाकर जो अगर कहा जा सकता है कि मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष के जो कारण है, उसमें भौगोलिक दशा और जो वहां पर आर्थिक स्थिति थी, लव खदाने, तांबे की जो अयस्क की प्रचुरता थी, उनका जो सैनिक संगठन था, उनका जो सैनिक टेक्नोलॉजी थी, पहली बार हाथियों का सेना में इस्तेमाल था, साथ ही साथ वहां की जो स्वतंत्र सामाजिक स्थिति थी, जिसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, और साथ ही साथ शासकों की जो उत्कृष्ट श्रृंखला थी, उसने मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। लेकिन सुझाव अपने जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो को और अच्छे से बनाया जाएगा। उसमें जो भूल सुधार है, जो नए चीजों का समावेश है, उस पर मैं काम करूंगा। तो नए सिरे से इस पर
अब अगले वीडियो में मैं जो मगध के साम्राज्य के संदर्भ में जो विभिन्न राजवंश है उनकी चर्चा करूंगा और उसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष ने विभिन्न राजवंश जैसे हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश और मौर्य साम्राज्य को अपनी स्थिरता प्रदान करने का रोल अदा किया। और साथ ही साथ मैं अभी इस टॉपिक में एक चीज और ऐड करूंगा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में द्वितीय नगरीय क्रांति की क्या भूमिका थी। ये टॉपिक बहुत मायने रखता है क्योंकि जो पहली नगरीय क्रांति थी वो हड़प्पा सभ्यता के दरमियान हमें दिखाई देती है। दूसरी नगरीय क्रांति हम इसी मगध के उत्कर्ष के तौर पर देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर नगरों का उद्भव देखने को मिला और इसने भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया उस नगरीय क्रांति को। साथ ही साथ वाणिज्य और व्यापार का भी बड़े पैमाने पर विकास होता है। वणिक वर्ग के उत्थान ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। तो ये बहुत बड़ी भूमिका होगी और नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ कोशिश यही रहेगी कि लगातार संपर्क बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।